नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्री की परीक्षा के संदर्भ में मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला वंश जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है औलिकर वंश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। औलिकर वंश की यदि बात की जाए तो औलिकर वंश की स्थापना वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र या हम कह सकते हैं पश्चिमी मालवा क्षेत्र में की गई थी और मूल रूप से इसकी स्थापना मंदसौर, जिसका प्राचीन नाम दशपुर था, यहाँ पर की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना के संबंध में साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि आखिर इसकी स्थापना किसने की थी। फिर भी जो औलिकर वंश की जानकारी के स्रोत हैं वो हमें मूल रूप से मंदसौर शिलालेख है, नरसिंहगढ़ के अभिलेख हैं और चित्तौड़गढ़, नरसिंहपुर और भोपाल के कुछ अभिलेख हैं, जिससे हमें औलिकर वंश की जानकारी मिलती है। और इन अभिलेखों से पता चलता है कि औलिकर वंश का जो पहला शासक था वो नरवर्मन था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समकालीन था। हमने पढ़ा है प्राचीन इतिहास में कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को पराजित किया था और मालवा के शकों को पराजित करने के बाद उसने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। परंतु माना जाता है कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा को नहीं जीता था, अर्थात मंदसौर या दशपुर वाले क्षेत्र को नहीं जीता था और इस समय यहाँ पे जो रूल कर रहा था वो था नरवर्मन। परंतु इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जब शासक कुमारगुप्त बनता है तो कुमारगुप्त वह पहला गुप्त शासक होता है जिसने पश्चिमी मालवा पर भी विजय प्राप्त की। और इसने पश्चिमी मालवा को जीतने के बाद प्रत्यक्ष रूप से मालवा को अपने राज्य में ना मिलाते हुए, पश्चिमी मालवा को अपने राज्य में ना मिलाते हुए, औलिकर वंश के ही एक व्यक्ति जिसका नाम था बंधु वर्मन, इसे वहां का सामंत नियुक्त कर दिया। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सामंती व्यवस्था गुप्त काल तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी। सामंती व्यवस्था की नींव सातवाहनों ने भूमि दान देने की प्रथा से प्रारंभ कर दी थी और गुप्त काल आते आते तक सामंती व्यवस्था अच्छी खासी स्थापित हो गई थी और कुमारगुप्त तो पूरी तरह से अपने सामंतों पर ही निर्भर हो गया था। तो उसने इस क्षेत्र को जीतकर बंधु वर्मन को यहाँ का सामंत नियुक्त कर दिया, जो कि विश्ववर्मन का पुत्र था। बंधु वर्मन द्वारा बुनकरों की एक श्रेणी को सूर्य मंदिर के लिए दान देने का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बुनकरों की श्रेणी को किसके द्वारा दान दिया गया था सूर्य मंदिर के लिए, तो बंधु वर्मन। बंधु वर्मन का संबंध भी किस वंश से है? औलिकर वंश से है। किस अभिलेख में इस बात का उल्लेख है? मंदसौर अभिलेख। जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़ते भी हैं कि कुमारगुप्त के समय बुनकरों की श्रेणी ने कहां पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो कहां कराया था? दशपुर, अर्थात मंदसौर में कराया था। तो मंदसौर में सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि औलिकर वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ वो था यशोधर्मन, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण शासक है। यशोधर्मन का एक अन्य नाम मिलता है विष्णुवर्धन। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकते हैं कि यशोधर्मन का अन्य नाम क्या मिलता है अभिलेखों में या शिलालेखों में, तो विष्णुधर्मन मिलता है। और इससे संबंधित जानकारी मंदसौर के 2 अभिलेखों से मिलती है। मंदसौर के इन 2 अभिलेखों के बारे में कहा जाता है कि इसमें यशोधर्मन के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। उसे उत्तर भारत का महान विजयी सम्राट बताया गया है मंदसौर के इन 2 अभिलेखों में। अच्छा, ये जो बात बताई गई है ये कुछ हद तक हमें ठीक भी लगती है तब जब हमें पता चलता है इस मंदसौर अभिलेख से कि यशोधर्मन ही वह शासक था जिसने हूणों का आक्रमण गुप्त काल में, जब हम पढ़ते हैं कुमारगुप्त के समय से हूणों का आक्रमण प्रारंभ होता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, लेकिन हूणों का आक्रमण निरंतर भारत पे होता गया। स्कंदगुप्त के बाद भी जो गुप्तों के अंतिम जो कुछ शासक थे, पूर्ववर्ती शासक थे, जब उन शासकों का शासनकाल भी चल रहा था तब भी हूणों का आक्रमण निरंतर होता गया। और इस बात का फायदा उठा के कुछ क्षेत्रीय रूप से, इससे पहले हमने देखा कि बंधु वर्मन किसके सामंत थे? कुमारगुप्त के। लेकिन यशोधर्मन लगभग 530 ईस्वी के आसपास हूणों के आक्रमण का फायदा उठा के अपने आप को मालवा क्षेत्र में स्वतंत्र घोषित कर देता है और स्वतंत्र शासन करने लगता है। साथ ही साथ वह हूणों के राजा मिहिर कुल को भी पराजित करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि मालवा के किस शासक ने हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल से पहले तोरमाल के नेतृत्व में हूणों का आक्रमण हुआ और उसके बाद मिहिर कुल के नेतृत्व में। मिहिर कुल के बारे में बताया जाता है कि इसे गुप्त शासक बालादित्य ने भी पराजित किया था और यह बात यहां पे डिस्प्यूटेड हो जाती है कि यशोधर्मन ने अकेले पराजित किया था या बालादित्य के साथ मिलकर पराजित किया था। फिर भी यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं कि मालवा के किस शासक ने हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल को पराजित किया था और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया था, तो वो था यशोधर्मन। इन मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि यशोधर्मन का राज्य लोहित्य अर्थात ब्रह्मपुत्र से लेके महेंद्रगिरी पर्वत जो कि उड़ीसा में है, ब्रह्मपुत्र नदी से लेके महेंद्र पर्वत और हिमालय से लेके पश्चिम सागर तक फैला हुआ था। हालांकि ये अतिशयोक्ति लगती है कि इतना बड़ा साम्राज्य रहा होगा यशोधर्मन का, फिर भी अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है, हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यशोधर्मन ने जनेन्द्र, नरोधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर की उपाधियां धारण की। तो ध्यान रखना है, यशोधर्मन ने परमेश्वर, राजाधिराज की उपाधियां धारण की और यह मूल रूप से शिव भक्त था। इसकी तुलना, इसका शासन प्रशासन और इसका स्वभाव इतना अच्छा था कि इसकी तुलना मनु, भरत, मानधाता जैसे शासकों से की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि 543 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात ओलिकर वंश में कोई विशेष शासक नहीं होता और जल्दी ही गुप्त वापस से मालवा पर क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था ओलिकर वंश। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के अगले वंश के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।